जिनके निवेदन को ठुकरा पाना हम सभी के लिए बहुत मुश्किल होता है। उनके आदेश पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रामपाल जी, कुशल संचालन कर रही डॉक्टर मनीषा जी, अग्रिम पंक्ति में उपस्थित इस महाविद्यालय के योग्य शिक्षकगण और हमारे प्रिय विद्यार्थी। पीछे मैं अनुरोध करूंगा कि कोई वार्ता न हो, थोड़ा ध्यान दिया जाए। आज ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज जी के पुण्यतिथि के साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा पर मुझे अपना उद्बोधन शुरू करना है। परंतु सबसे पहले मैं उस महान व्यक्तित्व, विभूति, एंड मैं कह सकता हूं कि परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज वो है स्टुपेंडस पर्सनालिटी, and he was really epitome of wittiness, epitome of truthfulness, reflected the values and the thoughts in the heart of the Param Pujya Maharaj. इनका व्यक्तित्व इतना विशाल जिसमें पूरी दुनिया समाई, और मैं उन भाग्यशाली लोगों में से एक हूं जिनसे मिलने का निरंतर अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, जिनके सानिध्य में रहकर एक लंबे समय तक बहुत कुछ सीखने का, समझने का अवसर प्राप्त हुआ। जब परम पूज्य महाराज जी के समक्ष हम लोग बैठते थे, उनका जो भाव था, उनके जो विचार थे, वो केवल सीमित नहीं थे, कुछ लोगों के लिए नहीं। ये ऐसी विभूतियां थी परम पूज्य महाराज जी और उसके जितने प्रिडेसेसर्स थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपना कुटुंब माना। अयम निजा परोवेत्ति गणना लक्ष्यक्षाम उदार का नाम हुआ सहवत। उन्होंने पूरी दुनिया के कल्याण के लिए काम किया, केवल भारत के लिए नहीं। जब जब जहां जहां ऐसी परिस्थितियां आई पूरी दुनिया में, जहां मानवता को खतरा हुआ है, परम पूज्य महाराज जी ने अथक सेवा की है और सेवा का निर्देश दिया है मानवता के पक्ष में। ऐसे महान व्यक्ति के पुण्यतिथि के साप्ताहिक कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो अपने आप में आज के समय में व्यापक चर्चा का विषय केंद्र बनी है। कारण है कि इसके पूर्व हमने लंबे समय तक पाश्चात्य चिंतन को समझने का प्रयास किया। इसके पूर्व लंबे समय तक हमने भारतीय विचारों को के विपरीत जाकर दुनिया के विभिन्न भागों में उनके विचारों को, उनके चिंतन को समझने का प्रयास किया है, जबकि भारत में चिंतन के दृष्टिकोण से हमारा देश बहुत ज्यादा सामने कर रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत हमने केवल व्यक्ति पर विचार नहीं किया, हमारा विचार सार्वभौमिक था, हमारा विचार लोक कल्याणकारी भावनाओं से अभिभूत था। हमने केवल व्यक्ति का नहीं, वरन पशु पक्षी, वृक्ष, नदी, पर्वत, सांसारिक गतिविधियों के अंतर्गत आने वाले समक्ष चिंतन और दर्शन
सभी को समाहित करते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा हमेशा से आगे बढ़ती रही। और जब हम सूक्ष्म अवलोकन करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, तो यह स्वयं में इसकी संतुष्टि करता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का दृष्टिकोण कितना व्यापक था कि उसमें हमने न केवल समाज की चिंता की, न केवल राज्य के विषय में चर्चा किया, न केवल राजा के कर्तव्यों के विषय में सोचा, न केवल प्रजा के विषय में सोचा, वरन हमने चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम किया, हमने कृषि के क्षेत्र में काम किया, हमने महिलाओं के अधिकार की बात की, हमने लोक कल्याण की बात की। और हमारा जो लोक कल्याण का भाव था वह सात विद्या में हो गए। विद्या प्राप्त करना केवल अपने लिए नहीं, समस्त बंधनों से मुक्ति पाने का सबसे आसान और स्पष्ट विधा विद्या है, जो न केवल हमें वरन पूरी दुनिया को सुसज्जित करता है। हमारे भारत न चौरहारम न चराचहारम न भारती भाजन न भारत केवल विद्या धर्म सर्वधर्म धर्म, सभी धर्म में विद्या को हमने सबसे बड़ा धर्म समझा। हमने अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा में हमने दूसरों को उपदेश नहीं दिया, जैसा कि पाश्चात्य चिंतन में दिखाई पड़ता है। हमने उसको केवल मैटेरियलिस्टिक अप्रोच तक ही नहीं रखा, हमने उसको सुखानुभूति के आत्म सुखानुभूति के कारण तक ही सीमित नहीं रखा। जैसा कि प्लेटो कहता है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, कि जितने अधिक से अधिक लोगों को सुख मिलेगा वही उपयोगितावाद है। लेकिन इसमें कमी थी, प्लेटो ये भूल गए थे कि उन्होंने सभी के सुख की बात नहीं की, ग्रेटेस्ट वर्ड यूज किया, अधिकतम शब्द यूज किया कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अगर कानून भी बनाया जाए इसमें बहुत सारे राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी होंगे, आपने प्लेटो को पढ़ा होगा। तो इससे क्या होता है कि पश्चिमी विचारक या पश्चिमी दुनिया या पश्चिमी ज्ञान का क्षेत्र केवल और केवल कुछ लोगों के हित के लिए कार्य करती है। लेकिन जब भारतीय ज्ञान परंपरा इंडियन नॉलेज सिस्टम की तरफ हम देखते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसकी अभी मैं चर्चा करूंगा। वहां पर समाज के उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता की गई है जो अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। शुक्र नीति का नाम सुना होगा, शुक्र नीति सार, जिसमें शुक्राचार्य ने राजा के कर्तव्य, राज्य के प्रकार या तो कहा ही है, लेकिन साथ साथ में सामाजिक न्याय की चर्चा की। ये समाज में समाज के अंतिम व्यक्ति पायदान पर खड़े उस व्यक्ति की भी चिंता होनी चाहिए राजा को, जो अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। और बहुत बाद में जाकर मॉडर्न एज में आप देखें तो जॉन रॉल्स उसकी चिंता करते हैं, जो विचारक पश्चिमी विचारकों ने कहीं ना कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा से ही वो सारी चीजें अपने ज्ञान में समाहित किया है जो प्राचीन काल से चली आ रही। हम धर्म की बात करते हैं, पाश्चात्य चिंतन में धर्म को एक पद्धति से जोड़ दिया गया, पूजा पाठ से जोड़ दिया गया, वर्शिप से जोड़ दिया गया। और जब बाइबल के कैनन लॉ का अध्ययन करते हैं तो वहां रिलीजन का मतलब वर्शिप ऑफ द गॉड से लिया जाता है। लेकिन हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म का स्वरूप केवल पूजा पाठ से नहीं है। धर्म का अर्थ केवल कुछ देवताओं के वंदन से नहीं, वरन यह त्रिधातुकीय से बना है, जिसका मतलब धारण करना। हमें क्या धारण करना चाहिए और क्या नहीं धारण करना चाहिए, इसका विस्तृत उल्लेख मनुस्मृति के श्लोक में मिलता है। 92वां जब श्लोक देखेंगे चल जाता है।
यदि क्षमा दमो स्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य क्रोधो दर्शन धर्म लक्ष्य। यदि धैर्य होना चाहिए आपको। विदाउट पेशेंस यू कैनॉट गेट एनी टाइप ऑफ रेमेडी। पेशेंस इज रेमेडी फॉर ऑल। किसी भी समस्या का समाधान धैर्य से होता है। ये आज के युवाओं को जानना बहुत आवश्यक है। अगर आपने किसी भी समस्या के समाधान के लिए धैर्य को खो दिया तो आपका जीवन असफल होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है, तब जाकर आप सफलता प्राप्त करें। अंग्रेजी में कहावत, excellence in any department can be attained only by the labor of lifetime and cannot be purchased at a lesser price। जीवन में यदि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कठिन से कठिन परिश्रम करना होगा। इससे नीचे हम कुछ भी करेंगे तो हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। यह बात मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से उद्धृत है, जो हमने श्लोक बोला है। यदि धैर्य, क्षमा करना सीखिए। और क्षमा कौन करता है? क्षमा करने वाला व्यक्ति हमेशा अंदर से शक्तिशाली होता है। क्षमा सोचती उस बुजुर्ग को जिसके पास कर दो, उसको क्या दो दंत रहित विनिष्ठ, जो शक्तिशाली होगा अंदर से वही क्षमा कर सकता है दूसरे। दमो स्त्यम, धैर्य हो, क्षमा हो, दम हो। दम का मतलब समझते हैं? संयम होना चाहिए। चोरी नहीं करना, कुछ भी करेंगे ईमानदारी से काम करना। हम कम खाएंगे, कम पहनेंगे, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा, लेकिन हम कहीं गलत काम नहीं करेंगे। अस्तेय की बात है। सोच मतलब पवित्रता, स्वच्छता, आंतरिक स्वच्छता। जब हम सोच की बात करते हैं तो हमारे अंदर, हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण बिल्कुल स्वच्छ होगा। यू मस्ट हैव टू इमैकुलेट हार्ट। आपका हृदय पूरी तरह से निर्मल होना चाहिए। सत्य बोलिए, हाँ, लेकिन कई बार आपको ये सत्य नहीं बोलना चाहिए। जैसे आप किसी अंधे व्यक्ति को अंधा कहिएगा तो ये आपको सत्यम ब्रह्म प्रेम ब्रह्म प्रिया सत्यम प्रेम प्रियम चरणांतर प्रिया देश धर्म सनातन। तो सत्य बोलना हमारा धर्म है। हाँ, अपनी सत्य पर अवॉइड करना। क्रोध पर नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा का श्लोक मनुस्मृति का है, जो कहता है कि हमें क्रोध पर विजय प्राप्त करना। जो सबसे बड़ी समस्या का आज कारण है कि छोटी छोटी बातों में हम उलझ जाते हैं। हम क्रोध करते हैं और क्रोध विनाश के होते हैं। ये धर्म के 10 लक्षण। इसको अगर हमने जीवन में आत्मसात कर लिया तो यही भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल तत्व है, मूल सार है। दिस इज द क्रक्स ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसके साथ साथ जब हम पश्चिमी दुनिया को देखते हैं, उनके विचारों को समझते हैं और जब भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा एक विशाल हमें, आप कहें कि उनमें अंतर दिखाई पड़ता है। आप डेकार्ट का अध्ययन करिए। डाउटफुल की थियरी है डेकार्ट, जिसको कहता है कि पहले हर चीज पे संशय करो ताकि हम उसके बारे में पूर्ण नॉलेज, होलिस्टिक अप्रोच में नॉलेज ग्रहण करें। हम स्पिनोजा को पढ़ें, डस्ट वीकर, इन सभी को पढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि जो पश्चिमी ज्ञान की जो परंपरा है वह पूरी तरह से भौतिकवाद है। और डेकार्ट को पढ़ें अथवा स्पिनोजा और इस तरह के बहुत विचारक हैं, इन दोनों के विचार जो उन्होंने दिया था वो गीता में बहुत पहले से हुए हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में। हम अरिस्टोटल को पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस में, जिन्होंने स्टेट की थ्योरी दिया, नेचुरल इंस्टीट्यूशन बताया राज्य, आप उसको पढ़े होंगे, पॉलिटिक्स उसकी किताब है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। और हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में
चाहे आप याज्ञवल्क्य की स्मृति पढ़े, शुक्ल नीति पढ़े, महाभारत का 7वीं पर्व देखें, कामंडक का नीति शास्त्र देखें, कौटिल्य को पढ़े, विदुर नीति पढ़े, तो आपको स्पष्ट रूप से कहीं ये नहीं कहा गया कि भारत का जो राज्य है वो आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन। तो जो बातें हमारे पश्चिमी दुनिया के राजनीतिक विचारक कहते हैं, वो वही बात बहुत पहले हमारे नीति शास्त्र की पुस्तकों में, धर्म से संबंधित पुस्तकों में, भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत स्पष्ट रूप से पता चलता है। याज्ञवल्क्य स्मृति, जिसमें एक राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, कानून की व्याख्या किस रूप में करनी होगी, मिताक्षरा शैली में लिखी हुई याज्ञवल्क्य स्मृति, किस प्रकार से सजा का प्रोविजन होना चाहिए, और किसी अपराधी को जो सजा दी जा रही हो उसमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति के अपराध और जो प्राप्त करने वाली वो सजा उसको दी जा रही है वह अनुपातिक हो। यह बात याज्ञवल्क्य स्मृति में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, और बाद में दुनिया के बहुत सारे देशों में, खासकर जब हम बिल ऑफ राइट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, और वहीं से हमारे फंडामेंटल राइट्स बारो किए गए, हालांकि हमने उसको संशोधित करके बारो किया है। तो जब हम भारतीय मौलिक अधिकारों के संविधान के भाग 3 में बात करते हैं, तो अनुच्छेद 20 को जब हम पढ़ते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से है कि सजा का जो प्रावधान है वह अपराध के अनुपात में बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। दुनिया के लगभग सभी देशों में इस तरह की प्रोविजंस जहां पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे याज्ञवल्क्य स्मृति में हजारों वर्ष पूर्व इस बात की चर्चा की गई है कि कानून किस प्रकार होना चाहिए, कानून में अपराध को किसको अपराध घोषित करना है, और अपराध की तुलना में हमें किस प्रकार से सजा देनी होगी। विदुर नीति की हम बात करते हैं। विदुर नीति क्या है? महाभारत के उद्योग पर्व में धृतराष्ट्र और विदुर के बीच का संवाद, यह है विदुर नीति। और उस विदुर नीति में जब धृतराष्ट्र और विदुर जी के बीच संवाद होता है, उसमें विदुर बताते हैं कि एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। राजा को हमेशा अपनी प्रजा के हित में रखना चाहिए। एक नागरिक का क्या कर्तव्य हो, एक नागरिक अपने राज्य के लिए किस प्रकार का सकारात्मक रूप से कर्तव्य कर सकता है, जिससे उसका राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य। इसकी चर्चा विदुर नीति में, ये जो बहुत वर्षों बाद 1942 के बाद या 1942 और उसके बाद ब्रिटेन में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, बेवरेज रिपोर्ट वहां सौंपी गई और वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा विदुर नीति में स्पष्ट रूप से राजा के कर्तव्यों की चर्चा, एक आदर्श राज्य की व्यवस्था, नागरिकों के क्या कर्तव्य है उसकी चर्चा स्पष्ट रूप से क्लियरली परिलक्षित होगी। इसी तरीके से जब हम चिकित्सा के क्षेत्र में आते हैं, आज पूरी दुनिया मेडिकल साइंस के क्षेत्र में बहुत आगे है। तरह तरह के औषधियां, तरह तरह की शल्य चिकित्सा के माध्यम, हाई टेक इक्विपमेंट्स आज दुनिया भर में चिकित्सा के क्षेत्र में प्रचलित है। लेकिन क्या आपको पता है, जो प्राचीन चिकित्सा की विधा थी आयुर्वेद, महाराज स्वामी आप कह सकते हैं चरक ने जब चरक संहिता लिखा तो उसमें बहुत सारे रोगों के विषय में चर्चा किया है, जिसमें उन्होंने कुछ नाम बताया, उसको मैंने थोड़ा सा नोट किया हुआ है। उन्होंने कहा कि बेसिकली 8 भागों में चरक ने विभाजित किया पूरे शरीर के अंगों के निदान के, जिसमें उन्होंने लिखा कि सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सित स्थान, कल्प स्थान, सिद्ध स्थान। अलग अलग, जैसे हमने नाड़ी है, हाथ है,
गला है, इसको उन्होंने 8 भागों में विभाजित कर दिया और बाद में उन्होंने हर एक जो भाग है शरीर का अंग है उसके लिए अलग अलग आयुर्वेद के उपचार की चर्चा। धन्वंतरी, महर्षि धन्वंतरी जो शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी स्थान जीतता है, उनके शिष्य, उनकी परंपरा, उनके संप्रदाय के सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी जिसमें शल्य चिकित्सा के विषय में स्पष्ट रूप से कि किस तरह से शल्य क्रिया किया जाएगा। एक एक सुश्रुत संहिता में एक एक अंगों के चिकित्सा के लिए जो ऑपरेशन होते हैं आज के दौर में, जिसको हम बोलते हैं शल्य चिकित्सा के विषय में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है सुश्रुत संहिता। इवन आप आश्चर्यचकित होंगे जब आप पढ़िए, मैंने उसको थोड़ा पढ़ा है सुश्रुत संहिता को, किस तरह के इक्विपमेंट्स होंगे, जिस औजार से ऑपरेशन किया जाएगा, वह अगर पेट का किया जाएगा तो किस तरह होगा, हाथ का किया जाएगा तो किस तरह होगा, गले का किया जाएगा तो किस तरह का होगा, पैर का किया जाएगा तो हड्डियों का किया जाएगा तो किस तरह से होगा, कितना नुकीला होगा, कितना इंच होगा, everything is to describe in each and every way with the description of the equipments in सुश्रुत संहिता। तो आप ये सोच सकते हैं कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, जिसमें चिकित्सा के विषय में आज भी पूरी दुनिया में, जर्मनी में आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सुश्रुत संहिता और ये आपका चरक संहिता दोनों को वो लोग प्रयोग में ला रहे हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में आगे स्थान है। हम अपनी ज्ञान परंपरा को भूलते गए, हमने अपनी ज्ञान परंपरा को महत्व नहीं दिया, दुनिया ने हमारी ज्ञान परंपरा को लेकर अपना विकास किया, अपने शल्य चिकित्सा का विकास किया, लेकिन हम पाश्चात्य दर्शन की तरफ देखते हैं। हमने अपने उपचार का माध्यम पश्चिम दुनिया को देखा, जबकि सब कुछ हमारे घर में ही हो। वेद में देखिए, वेद विद धातु से बना है, वेद का मतलब है नॉलेज। इंडिया में क्या है, भारतीय इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम नॉलेज ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का ज्ञान, जो पश्चिमी दुनिया में चीज नहीं है। हम ज्ञान के विषय में, अर्थात हम नॉलेज में भी एंट्री करके घुसते हैं और उसके बारे में ज्ञान करते हैं। सूक्ष्म अवलोकन, पार्सिमोनियस एनालिसिस, यह करने की विधा केवल भारत। हम पहले उपदेश देते हैं तो पहले अपने वैसा बनने का प्रयास करते हैं, तब दूसरे को वही चीज फॉलो करने के लिए कहते हैं। महात्मा गांधी ने गांधी दर्शन में जो लिखा है, पहले स्वयं को आत्मसात किया, चोरी नहीं करना है, सत्य बोलना है, सत्याग्रह के माध्यम से हमें अपने साध्य को प्राप्त करना है। ये गांधी जी ने गांधी दर्शन में माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ में स्पष्ट रूप से लिखा है। और आप पद्म पुराण पढ़िए, पद्म पुराण भी महर्षि व्यास द्वारा वर्णित है। पद्म पुराण में लिखा गया, आप पुनः प्रतिकूलानि परेशान समझ। यदि हमें कुछ भी किसी को उपदेश देना है, कहना है, तो पहले उसको अपने आचरण उतारना होगा, पहले स्वयं के आचरण उतारना होगा, तब जाकर हम दूसरों को ऐसा उपदेश दे सकते हैं। या केवल भारतीय ज्ञान परंपरा में उल्लेखित है। पश्चिमी विचारक, पश्चिमी दुनिया का कोई विचारक पढ़ लीजिए, उन्होंने सेल्फ इमोलेशन की बात नहीं, सेल्फ रेक्टिफिकेशन की बात नहीं। उनके दर्शन में स्पिरिचुअलिटी दिखाई नहीं पड़ती। नीचे को पढ़ लीजिए आप जितने भी उनके विचार में पढ़िए, वो पूरी तरह से मैटरिज्म से प्रेरित है। और भारतीय ज्ञान परंपरा आत्म केंद्रित तो है ही है, साथ में स्पिरिचुअलिटी। भारतीय ज्ञान परंपरा एक होलिस्टिक अप्रोच को लेकर चलती है, जिसमें हम केवल अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, वरन पूरी दुनिया के लिए जीते हैं। यह मूल लक्ष्य है भारतीय ज्ञान परंपरा। और पहले के अर्थशास्त्र को देखें, अध्ययन करें, वेद के बारे में। वेद आपको पता होगा कि यहाँ गुरु शिष्य परंपरा रही है, और गुरु से शिष्य सुनकर फिर वो अपने शिष्य को ऐसे करते करते वेद का ज्ञान, श्रुति परंपरा से हमारे वेद
लेकिन 4 वेद और 18 उपनिषद, इनका आप अध्ययन करें। अलग अलग वेद में अलग अलग प्रकार के हमारे रोचक विषय दिखाई देते हैं। ऋग्वेद में राजा के कर्तव्य और गुणों की चर्चा है, सामवेद में संगीत की चर्चा है, व्यापार की, हर वेद में, चारों वेद में मिला जुला स्वरूप है भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत। उपनिषद में आत्मा से इमेंसिपेशन फ्रॉम द सोल की बात की गई है। तो इस तरह से देखा जाए तो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, महाभारत, रामायण, जहां कर्तव्यों की व्याख्या की गई है। महाभारत के शांति पर्व में राजा के आचरण की बात की गई है। याज्ञवल्क्य की स्मृति से लेकर वेद, उपनिषद, विदुर नीति, कामंडक नीति सार, शुक्र नीति, विदुर नीति, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, यह हमारे जीवन जीने की कला को प्रेरित करते हैं, बताते हैं कि हमें किस प्रकार का जीवन, नैतिकता युक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए, किस प्रकार से राजा के कर्तव्यों को उल्लेख है। और कौटिल्य ने जब अर्थशास्त्र लिखा तो यहाँ बहुत विचित्र बात है कि पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, इसमें 6000 श्लोक लिखे हुए हैं और 6000 श्लोकों के माध्यम से हर एक विधा का वर्णन है। तो वहां पे कौटिल्य कहते हैं कि अर्थशास्त्र का, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उस अर्थशास्त्र का तात्पर्य केवल अर्थ से नहीं है जो हम समझ लेते हैं, क्योंकि आप पश्चिमी दुनिया के विचारों को देखेंगे तो वहां एडम स्मिथ है जिन्होंने अर्थशास्त्र को केवल इकोनॉमिक स्फीयर में लिया है। आर्थिक, हम कैसे रिसोर्सेस का दोहन करें, यह पश्चिमी विचार आर्थिक विचार में उल्लेखित है। एडम स्मिथ ने उसको अर्थशास्त्र की तैयारी कर और आर्थिक अध्ययन तक उसको संकुचित करके रखा। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, अर्थ का मतलब यहाँ पृथ्वी से युक्त समस्त विधा को जानने की एक क्रिया, एक माध्यम अर्थशास्त्र बनता है। और अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल हम राजनीति की चर्चा नहीं करते, अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम केवल कृषि की चर्चा नहीं करते, हम केवल पृथ्वी से संबंधित खनिज पदार्थों की चर्चा नहीं करते, परंतु व्यापक रूप में इन समस्त विषयों को समाहित करके चलते हैं। राजनीति की एक आदर्श पुस्तक मानी गई कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और बाद में कामंडक की नीति सार अर्थशास्त्र से ही कौटिल्य के प्रेरित होकर लिखी गई। और आश्चर्यजनक बात, पश्चिमी दुनिया का विचारक मैकियावेली, जिसको कहा जाता था कि वह पश्चिम का कौटिल्य है, उसका जब आप द प्रिंस पढ़ेंगे, उसकी पुस्तक का जब अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा इट इज टोटली एब्सोल्युटली इमिटेटिंग टू द बुक ऑफ द कौटिल्य। कौटिल्य की पुस्तक का पूरा नकल है। स्टेट शब्द का पहली बार प्रयोग मैकियावेली, इसके पहले कॉमनवेल्थ, स्टार्सबुक, अलग अलग रूपों में राज्य का वर्णन होता था। ये पीछे बच्चियां, अनुरोध है आपको थोड़ा सा सुन लीजिए। तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र, 5 मिनट और लूंगा, मैं समझ रहा हूं कि आप लोग काफी धीरे से बैठे हुए और सुनना बहुत कठिन है, सुनाना आसान है, सुनना कठिन। और जब हमारे प्यारे विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी तो मैं समझ लूंगा कि सुन रहे हैं। अभी मुस्कुराहट दिख रही है आप बच्चे, उदास बैठिए बच्चे, अगर नहीं सुन रहा था। अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राजा के कर्तव्यों के विषय में कि राजा, ऐसे ही नहीं कह दिया कि राजा को राज्य का संचालन करना है, नहीं, उसने कहा प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजा नाम चाहिए हितम। एक राजा का कार्य है अपनी प्रजा के हित में कार्य करना, अपनी प्रजा के सुख के लिए कार्य करना, अपने प्रजा के लोक कल्याण के लिए कार्य करना, यह राजा का प्रथम धर्म। और उसने राज्य कर्मों की चर्चा की
स्वाम में मात जनपद दुर्ग कोश दंड विप्राणी प्रकट। राज्य के 7 रंगों की चर्चा की। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश। दंड मतलब पनिशमेंट नहीं, दंड का मतलब आर्मी, और इंटरप्रेशन ऑफ द लॉ तो है ही। और मित्र, मित्र का मतलब मित्रराज। एक मित्रराज को कैसा होना चाहिए और फिर ने उसको बताया है। उसका उल्लेख एक श्लोक के माध्यम से मैं करना चाहता हूं कि पटेल का कहना, किसी भी राज्य का मित्र राज्य कौन होगा? पापान निवारक योजते हिताय गुह्यम निब्राम करके करोति आपात जतन चल ध्यान काले संत लक्षण प्रवृत्ति। एक सच्चा मित्र कौन है, आपको जानना चाहिए। आप मित्र बनाते हैं, कौन आपका सच्चा मित्र हो सकता है? पापान निवारक योजते, जो आपको पाप से बचाए, आपके जीवन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाए। आपके गुण को प्रकट करे और गुण को छिपा ले। आज का मित्र क्या करता है? सबसे पहले अवगुण को आप बात करना चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइन है राज की, जो पटेल कहता है कि मित्र राज कौन होगा? आप बात करना चाहिए जो आपत्ति के समय आपका साथ दे, संत लक्षण प्रदर्शित। यही संतों के अनुसार एक सच्चे मित्र है। जो बाद में अरिस्टोटेल इसका वर्णन करते हैं, स्टेट कॉन्सेप्ट को लेकर। बाद में दुनिया के बहुत सारे विचारक इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन ये भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जो बातें पाश्चात्य चिंतन में हमें बाद में दिखाई पड़ती थी, बहुत सारे विचारकों को आप पढ़िएगा, उसके पहले हमारे भारतीय ग्रंथों में स्पष्ट रूप से किसी न किसी रूप में लिखी है। आज हम महिलाओं के संपत्ति के अधिकार के विषय बात कहते हैं ना कि महिलाओं को संपत्ति, राज्य कैसा होना चाहिए, ये तमाम तरह की बात करते हैं। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में राज्य की बात, रामराज की चर्चा बहुत पहले हो चुकी है। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में अश्वपति ने राज्य को अपराध मुक्त बताया। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में कालिदास का जब हम पढ़ते हैं, आप रघुवंश पढ़िए, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखा है, स्त्री सुरक्षा। ये बहुत गौर करने वाली बात है। स्त्रियां च पुरुषा भार्गव सर्वालंकृता निर्भया उपद्रवे यदि रक्षिता भूया। कैसे माना जाएगा? एक राजा आदर्श राज्य है, एक राजा आदर्श राजा है, ये कैसे माना जाएगा? तो कालिदास ने रघुवंश में लिखा है, जो श्लोक मैंने भी पढ़ा, यदि किसी राज्य में कोई भी स्त्री आभूषण से पूरी तरह अलंकृत होकर बिना किसी पुरुष के विचरण कर सके, एकाकी गमन कर सके, तो वह राज्य आदर्श राज्य है। स्त्री को किसी पुरुष की आवश्यकता रक्षा के लिए ना पड़े, वो आने जाने के लिए स्वतंत्र हो, उसको किसी प्रकार का भय न हो, उसके लिए किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता न हो। कालिदास रघुवंश में लिखते हैं, वह राज्य आदर्श राज्य। यह भारतीय ज्ञान परंपरा। स्त्रियों के मताधिकार के बारे में मैग्ना कार्टा में आप सोचिए कब चर्चा की? ब्रिटेन में, जिसको हम मान लेते हैं कि ब्रिटेन स्त्री सुरक्षा के नाम पर पायनियर ऑफ द कंट्री, उसने हमें रास्ता दिखाया है स्त्री सुरक्षा, स्त्री के अधिकार। लेकिन आपको शायद नहीं पता है कि हजारों हजारों वर्ष पूर्व स्त्रियों के अधिकारों को लेकर वेद में चर्चा है। स्त्रियों के अधिकारों को लेकर कालिदास ने रघुवंश में लिखा। स्त्रियों के अधिकारों को लेकर याद करके स्मिथ में जब कानून का इंटरप्रिटेशन अमेरिका शैली में, तो वहां पर इसका वर्णन। कृषि की चर्चा हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में की गई कि कृषि को किस तरह से करना, हल किस प्रकार से हो, कितने नुकीले होना चाहिए, उपजाऊ जमीन किसको मानना है, किस जमीन में कौन से वृक्ष लगाने हैं, हलों के प्रकार के विषय में चर्चा। 22 प्रकार के हल की चर्चा की गई। जो हल होते थे पहले, जो आप लोगों ने उसको देखा है, हर एक चीज की इतनी विस्तृत चर्चा हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में होती है। लेकिन सबसे बड़ा हमारे लिए विकट की स्थिति यह है, सबसे बड़ी, कि हम दुनिया के विभिन्न चिंतकों के चिंतन का अध्ययन करना चाहते हैं।
हम विश्व भर में उनके विचारकों की पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमने इस बात पर कभी गौर नहीं किया कि हमारे घर में खुद ज्ञान का भंडार है। हमारे भारत में सात विद्या विमुक्तय की बात है, सभी बंधनों से मुक्त होना है तो विद्या को प्राप्त, विद्या विदा। अगर आपको विद्या प्राप्त है तो आप विनयशील हो। किस प्रकार से हमें कर्म करना, उद्यमिता की बात की गई भारतीय ज्ञान परंपरा में। गीता में कहा गया डू दैट ड्यूटी नॉट ऑफ फ्रूट देयरऑफ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। या पहले कर्म करो फल की चिंता न करो। कितनी बड़ी फिलॉसफी है। यहाँ क्या पहले सोच जाते हैं इतना पढ़ाएंगे तो हमारे कंपटीशन निकलेगा। पहले चिंतन करने की पहले तो आप उसको मनन करो, चिंतन करो। बुद्ध में नहीं सिद्धंति कार्याणि मनोरथ नहीं सुतस्य सिंहस्य प्रशंति। आपको कोई भी कार्य सिद्ध करना है तो आपको उसके लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना है। शेर के मुख में हिरण स्वयं चलने नहीं आता, वरन वह मेहनत करना, शिकार करना, उद्यमिता करना, तब जाकर उसको उसका भोजन करो। भारतीय ज्ञान परंपरा पर बोलने के लिए बहुत विषय हैं, क्योंकि इतना समृद्ध and Indian knowledge tradition is reputed with the intellectual aspect, stupendous knowledge about the society, state, as well as all the different aspects of the knowledge. Which are to be interpreted by Socrates. Knowledge is power, and that concept of knowledge is power is defined in different sacrosanct books of Indian knowledge system. So, dear students, we must have to keep it into our own religious books, our own knowledge system. We should not focus it towards the Western concept, Western philosophy. Yes, we must have to know or obtain the knowledge little bit. But whenever you go through the holistic knowledge of the Indian knowledge system, I think nothing will be left. You will get everything. आपको सब कुछ मिल जाएगा भारतीय ज्ञान परंपरा में। भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन आज के दिन में इसलिए आवश्यक है। उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको लगेगा कि प्राचीन काल में जो हमारा देश था वह कितना समृद्ध था, विचारों से, कर्तव्यों से, जीवन के विभिन्न पहलुओं से, जीवन के विभिन्न आयामों से। इसलिए यह आवश्यक है, आप युवा हैं, देश आपके हाथ में, आप अपने ज्ञान, विज्ञान, आचरण, व्यवहार, मूल्य इन सबको समेट कर चलिए, भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ इनको जोड़कर चलिए, तब जाकर भारत एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा। इसी के साथ मैं आप सभी के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और जिनके स्मरण में यह कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे महान विभूति को मैं पुनः पूज्य महाराज जी को, महंत वैद्यनाथ जी महाराज जी को मैं बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ। ब्रह्मवेद महंत विभूतिनाथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ हमारे पूज्य मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी महाराज के दीर्घायु होने के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ, क्योंकि हमारा देश विकसित देश मुझे लगता है कि उन्हीं के हाथों से। इसके साथ साथ मैं पुनः एक बार इस कॉलेज के, महाविद्यालय के प्रभारी हमारे अग्रज आदरणीय, जिनके पथ पर चलते हुए हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत स्टूडेंट रहे हैं। इस महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बार बार निकल रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय जैसा लगा। जब मैंने पूरा परिसर देखा तो लगा यार
तो विश्वविद्यालय की तरह से विश्वविद्यालय बड़ा होता है, पर ये तो इतना बड़ा परिसर, इस तरह की व्यवस्थाएं इस क्षेत्र में, यही आप हम कह सकते हैं कि आप लोगों ने जो एक प्रयास किया है इसको इतना विराट रूप देने को। यहाँ के विद्यार्थी इतने अनुशासित होकर बैठे हुए हैं। वो बात ठीक है कि बीच मुझे ऐसे ही बोलना पड़ा, वैसी बात नहीं थी, लेकिन अन्य जगहों पर हम लोग जाते हैं तो इतनी शांति नहीं मिलती होगी जो ये होगी। तो निश्चित रूप से यहाँ शिक्षकों को धन्यवाद और आभार कि आपने ऐसे हमारे विद्यार्थी को बड़ा किया है, आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाना चाहते हैं। हमारे जो संचालन कर रहे हैं, मनीषा जी इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, आप सभी को हृदय से बहुत बहुत आभार।